हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है लूप्स के बारे में। तो यहाँ पर जो लूप्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे आने वाली काफ़ी सारी वीडियोस, जैसे कि हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, लिस्ट के बारे में, फाइल हैंडलिंग के बारे में, टपल्स के बारे में, डिक्शनरी के बारे में, और पता नहीं कहाँ कहाँ इनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये जो लूप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट वीडियोस में इफ़ कंडीशन के बारे में जाना है, तो देखिए इफ़ तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि बहुत डिटेल में वीडियो होने वाली है और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें आगे करने वाले हैं। ओके, तो पहली बात, लूप्स होते क्या हैं। देखिए, अगर आपको कोई एक चीज़ को बार बार रन करना है, अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को 2 बार चलाना है, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सपोज मुझे वेव टेक लिखना है एक बार, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करूँगा और यहाँ पर मैं वेव टेक को लिख दूँगा, सिंपल। लेकिन ये जो एक स्टेटमेंट है ये बस एक ही बार चलेगा। अगर 2 बार चलाना है, मतलब दोबारा इसको रन करना है, तो फिर से मुझे प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा और अपना जो भी स्टेटमेंट है उसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा मुझे 10 बार करना है तो चलिए कुछ मेहनत करके हम लोग इसको कर लेंगे, टाइपिंग करके हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम मुझे 50 बार करना हुआ, 100 बार करना हुआ, 1000 बार करना हुआ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि एक ही चीज़ को मैं कितनी देर तक टाइप करूँगा, कॉपी पेस्ट भी कितनी बार करोगे, होगा ही नहीं। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए ही लूप्स का इन्वेंशन हुआ था, ताकि अगर हम एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स करना चाहें तो हम लोग लूप से उसको आसानी से कर सकें। ओके, तो इन्हीं को हम लोग आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, राइट। जो एक से ज़्यादा बार चलते हैं उसको आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। पाइथन में हमारे पास लूप्स 2 तरीके के हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ लूप्स की बात करूँ तो 2 तरीके के लूप है, एक है फॉर लूप और एक है व्हाइल लूप। ये बाकी लैंग्वेजेस में भी होते हैं, जैसे सी, C++, जावा में भी है, यहाँ पर भी है फॉर लूप और व्हाइल लूप। ओके, यहाँ पर जो फॉर लूप है इनको हम लोग सीक्वेंशियल लूप बोलते हैं। सीक्वेंशियल लूप मतलब जो किसी एक सीक्वेंस पे काम करे। ओके, तो जैसे मैं अगर एक सीक्वेंस बनाऊँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो ये सीक्वेंस बन गई। ओके, सीक्वेंस यहाँ पर ये भी हो सकती है, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो इसको भी मैं सीक्वेंस बोलूँगा। यहाँ पर ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको हम लोग टपल बोलते हैं। हम लोग आगे वीडियोस में जानेंगे इनके बारे में और डिटेल में, और इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, तो इनको बोलते हैं सीक्वेंशियल लूप। यहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं व्हाइल लूप के बारे में बात करूँ तो इनको बोला जाता है कंडीशनल लूप, मतलब जो कि कंडीशन पे काम करे। ओके, तो इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। कुछ लाइव एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर मैं फॉर लूप की बात करूं तो ये कुछ ऐसा है, जैसे मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट और मैंने एक एंडिंग पॉइंट सेट कर दिया है। तो हमारा जो लूप है वो यहाँ से जितनी बार आप चाहो उतनी बार ये रन करेगा। आपने सीक्वेंस में 5 एलिमेंट्स डाले तो 5 बार रन करेगा, 10 एलिमेंट्स डाले तो 10 बार रन करेगा। इसलिए बाकी लैंग्वेजेस में ना इसको काउंटिंग लूप भी बोलते हैं, मतलब ये काउंट करके चलता है। जितनी बार आप इसको सेटिंग कर दोगे उतनी बार ये चलने वाला है। ओके, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे आपने किसी एक अपने फ्रेंड को बोला कि आपको 5 स्टेप्स आगे मूव करना है, तो 5 स्टेप्स आगे मूव करेगा और रुक जाएगा। यहीं पर अगर मैं व्हाइल लूप के बारे में बात करूं तो जो व्हाइल लूप है ये कंडीशनल लूप है, मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड है, राइट। या फिर ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। दोनों तरीके से काम कर सकता है। तो जैसे कि मैं एक पोजीशन की बात करता हूँ, यही पोजीशन है, या इसको समझ लेते हैं किसी का घर है, राइट। ये किसी का घर है और उसको अपने नियरेस्ट बस स्टॉप पे जाना है। ठीक है, दिस इज योर बस स्टॉप, एक बस स्टॉप है। तो जो यहाँ पर रहता है, अगर उसको बस स्टॉप पे जाना है तो वो तब तक वॉक करता रहेगा जब तक बस स्टॉप नहीं आ जाता। और एक बार बस स्टॉप आ जाएगा तो उसका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो ये जो व्हाइल लूप है इसको तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हम लोग मतलब दोनों चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ना कंजेशन सा हो जाएगा। अभी इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली फॉर लूप के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इसको डिटेल में, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इसका पूरा प्रोसेस है। तो इसको अभी हम लोग हटा दे रहे हैं।
इसको और डिटेल में हम लोग जानेंगे अच्छे से अगली वीडियो में। अभी हम लोग बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। ओके, तो ये जो फॉर लूप है ये बेसिकली एक ऐसा लूप है जो सीक्वेंस पे काम करता है। तो पहली बात इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स मतलब जनरली इसको कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सिंटैक्स ऐसा है कि हम लोग सिंपल यहां लिखेंगे फॉर, ओके, उसके बाद आएगा वेरिएबल। वेरिएबल क्यों जरूरी है? वेरिएबल एक ऐसा आपको चाहिए जो आप जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं ना, वैसे ही कोई ना कोई आपको एक वेरिएबल चाहिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही मल्टीपल टाइम्स लूप को चलाने का काम करेगा। और हम यहाँ लिखेंगे फॉर वेरिएबल इन, और जो भी आपको सीक्वेंस डालनी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इनफैक्ट ये नहीं आएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, सिंपल कोलन साइन आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसकी बॉडी। देखिए यहाँ पर ये इंडेंटेशन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडेंटेशन नहीं छोड़ेंगे फिर से आपको एरर देखने के लिए मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आपको इंडेंटेशन अच्छे से लगाना होगा यहाँ पर। बेसिकली जैसे आप यहाँ कोलन सिंबल लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पेस छूट जाता है, इतनी इसको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपको इसका फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो ये रहा इसका सिंटेक्स, और इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो सीक्वेंसेस है ना, ये यूज़र भी दे सकता है और ये सेल्फ जनरेटेड भी हो सकती है। ये दो तरह की सीक्वेंसेस हो सकती है। ओके, तो अगर आपको यूज़र को बोलना है कि भैया आप डालिए कोई सीक्वेंस, वो भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस डाल दी, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया ABCD। नाउ दिस सीक्वेंस इज अ स्ट्रिंग सीक्वेंस। ओके, और ये होगा जब आप मैन्युअली डालना चाहते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होता है एक रेंज फंक्शन के थ्रू। ओके, इससे भी सीक्वेंस आ सकती है। तो हम लोग इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और पूरा प्रोसेस देखते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि ये बोर्ड पे समझने आने वाली चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकली जानेंगे ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। ओके, तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और देखते हैं पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली। तो जल्दी से देखते हैं फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। फॉर लूप के वर्किंग को देखने से पहले ना उसका एक सिंटेक्स लिख देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, उसके बाद लिख देंगे यहां पर बॉडी। तो देखिए यहां पर ये मैंने सिंटेक्स जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक फॉर लूप चलाना चाह रहे हैं जो कि एक वेरिएबल के थ्रू चलने वाला है और ये सीक्वेंस के अंदर चलेगा। अब सीक्वेंस क्या हो सकती है? देखिए सीक्वेंस के बारे में बात करी जाए तो सीक्वेंस हो सकता है जैसे ABCDE। तो देखिए ये मैंने सीक्वेंस लिए एक, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक के बाद एक आ रहे हैं, इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं एक सीक्वेंस ले सकता हूं जिसमें मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5, इसको मैं एक लिस्ट बोलता हूं। इसी तरीके से मैं इस तरह ले सकता हूं जैसे 2 3 4 5 6 7, इस तरह की भी सीक्वेंस हो सकती है, इसको मैं टपल बोलता हूं। तो ये सीक्वेंस आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो एक्चुअली में फॉर लूप ना दो तरीके से चल सकता है। एक तो चलेगा इस सीक्वेंस की मदद से, ठीक है, और दूसरा जो फॉर लूप रहेगा वो चलेगा रेंज फंक्शन की मदद से। तो मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाना है, रेंज फंक्शन। ओके, अभी जो सीक्वेंस होती है ना, सीक्वेंस क्या होती है? जितने जैसे कैरेक्टर्स है ना, जितनी बार कैरेक्टर्स आ रहे हैं उतनी बार आपका लूप चलेगा। ओके, और जो रेंज फंक्शन होता है क्या करता है? ये आपको एक सीक्वेंस खुद से जनरेट करके देगा। आप यहां पर लिमिट्स डालेंगे, खुद से नंबर आपके पास जनरेट हो जाएगा और फिर ये पूरा लूप उस पर काम करेगा। तो दोनों को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस प्रोग्राम में, राइट? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक सीक्वेंस के थ्रू काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं। देखिए वेरिएबल नेम मैंने आई लिख दिया, राइट? आप चाहे जो मर्जी लिख सकते हैं, KLZ नम, जो आपको ठीक लगे आप यहां पर वेरिएबल नेम लिखिए। अब सीक्वेंस में मैं क्या लिखता हूं? सीक्वेंस में मैं यहां पर लिख देता हूं ABCD। ओके, और बॉडी में, बॉडी को मैं मिटा के मैं क्या करता हूं? मैं सिंपल लिख देता हूं कि प्रिंट कर दीजिए वेवटेक। ओके, अब देखिए होगा क्या? होगा ये कि आपका जो लूप है, जो फॉर लूप है, वो क्या करेगा? ये इस सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा। इसमें जितने कैरेक्टर्स होंगे ना, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स इस आई वेरिएबल में जाएंगे और जब तक इसको कैरेक्टर मिलते रहेंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा और बार बार ये क्या करेगा? वेवटेक को प्रिंट करता रहेगा। तो फटाफट से आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आता है इसका। तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग इसको सेव कर देते हैं। पहले सेव किया और ये देखिए क्या हुआ, आपके पास 4 बार वेवटेक प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर हमारे पास 4 कैरेक्टर्स थे।
अगर मैं सपोज करो 6 कैरेक्टर्स कर देता हूं, तो अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा अभी, अब देखिए क्या होगा, ये 6 बार रन करेगा। मतलब जितने कैरेक्टर्स यहां पर आएंगे ना, उतनी बार ये लूप आपका चलने वाला है। इसका एक और बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है कि जो वेवटेक में लिख रहा हूं ना, उस वेवटेक की जगह अगर मैं आई प्रिंट कर दूंगा, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। देखिए आउटपुट क्या आएगा, जैसे रन करेंगे हम लोग, तो देखिए आउटपुट आ गया ABCDEF। दैट मीन्स कि ये जो आई वेरिएबल है ना, ये इस सीक्वेंस से एक एक करके कैरेक्टर्स को उठाता रहेगा और उसको नीचे वाली लाइन में प्रिंट करता रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला लूप काम करता है, जिसमें हम लोग सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। दूसरी भाषाओं में इसको फॉर ईच लूप बोलते हैं। ठीक है, फॉर ईच लूप बोलते हैं। ओके, यहां पर ये सीक्वेंसेस की तरह काम करता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक मैं एक वेरिएबल में डालना चाहूं, मैं वेरिएबल में डाल सकता हूं। जैसे मैं लिख दिया फॉर आई इन एस, और एस के अंदर मैंने एक सीक्वेंस डाल दी। जैसे मैं लिख दिया यहां पर हेलो। ओके, अब देखिए प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा, तो ये एक एक करके कैरेक्टर्स यहां से रिसीव करता रहेगा और एक एक करके आपका आउटपुट देता रहेगा। सिंपल। इसी तरीके से मैं यहां पर एक और चीज ले सकता हूं। देखिए ये तो मैंने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग के बाद मैं इसमें लिस्ट को डिफाइन कर सकता हूं। देखिए मैंने लिस्ट को डिफाइन कर दिया। लिस्ट क्या होती है, देखिए जो एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद रहते हैं उनको लिस्ट बोलते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन होगा। ओके, अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, ओके करता हूं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रिंट कर दिया। तो यहां पर आप जितनी बार आप सीक्वेंस डालना चाहें, उतनी बार जो सीक्वेंसेस आएंगी वो चलनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहां पर क्या होगा, जितनी बार ये जैसे जैसे आप सीक्वेंस डालते रहेंगे, वैसे वैसे आपका आउटपुट नजर आता रहेगा। तो ये रहा जब आप सीक्वेंसेस को यूज करना चाहते हैं। अब देखते हैं दूसरी चीज के बारे में। दूसरी चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो थी रेंज फंक्शन के बारे में। अब रेंज फंक्शन क्या होता है, तो पहले तो रेंज फंक्शन सीख लेते हैं। पहले उसका सिंटेक्स लिखते हैं फॉर लूप का, फिर हम लोग रेंज फंक्शन के बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि बिना रेंज फंक्शन के ये काम नहीं करेगा। हमने लिखा फॉर वेरिएबल इन रेंज। अब रेंज के अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट डालना होगा। कहां से आप शुरू करना चाहते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूं 1 से, तो मैं स्टार्ट की जगह 1 लिख दूंगा। उसके बाद आप कहां एंड करना चाहते हैं, और आपका स्टेप साइज जो होगा वो क्या होने वाला है, ये आपको यहां पर डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहां पर लिख दिया फॉर वेरिएबल इन रेंज स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा स्टेप साइज। और उसके बाद अगर आप बॉडी लिख देते हैं, तो ये बॉडी उतनी बार चलेगी जितनी बार ये जो रेंज फंक्शन है ये आपको एक सीक्वेंस जनरेट करके देगा। तो सबसे पहले रेंज फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। रेंज फंक्शन जो रहता है ना, वो देखिए कैसे होता है। सपोज मैं एक रेंज लिखता हूं, रेंज में स्टार्टिंग पोजीशन लिख देता हूं मैं 1, मैंने लिख दिया 1। एंडिंग जो पोजीशन है मैंने डाल दिया 6, और स्टेप साइज मैंने लिख दिया +1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये एक सीक्वेंस जनरेट करेगा 1 से लेकर 6 तक, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा, 6 विल बी एक्सक्लूडेड। और जो +1 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हर बार +1 का इंक्रीमेंट होने वाला है। तो पहले क्या होगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, 4, 5। तो देखिए हर बार क्या हुआ, ये जो 1 है, 1 में +1 हुआ तो 2 बना, 2 में +1 हुआ तो 3 बना, 3 में +1 हुआ तो 4 बना, इसी तरह से 5 बना। बट 6 जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरी बार अगर मेरे रेंज फंक्शन को बनाऊंगा, और मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर एग्जांपल 1, 10, +1, तो इसमें क्या होगा, देखिए 1 to 9 आपको पूरी की पूरी सीरीज नजर आएगी। ओके, 10 इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए अगली चीज मैं फिर से लिखता हूं, मैंने लिखा रेंज 1, 6 लिख दिया, लेकिन इस बार मैं +1 नहीं लगा रहा हूं। देखिए +1 मैंने यहां पर नहीं लगाया, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको +1 कंसिडर कर लेगा। तो आंसर क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये रहा रेंज फंक्शन के बारे में सारा प्रोसेस। रेंज फंक्शन नेगेटिव पार्ट में भी चल सकता है, मतलब अगर नेगेटिव नंबर आप जनरेट करना चाहे वो भी हो सकते हैं। तो कैसे होंगे, अगर मैं लिख देता हूं रेंज, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 5, 1, -1। देखिए अब यहां पर -1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लूप उल्टा चलाना है, 5 से 1 की तरफ जाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए 5 4 3 2। मैंने आपको बोला था
कि 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 को एक्सक्लूड करता है, एक कम चलता है उसमें से लूप। तो देखिए क्या आंसर आएगा 5432। अगर मैं यहां पर 0 लिख दूंगा तो जाके आपका 1 इंक्लूड होने वाला है। ओके, ये प्रोसेस हम लोग ना आगे अगर फॉर लूप वाला जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना उसमें भी हम कई जगह इसको हम लोग करके देखेंगे। नेगेटिव लूप को हम लोग चलाएंगे और नेगेटिव रेंज फंक्शन हम लोग लगा के देखेंगे। ओके, अच्छा इसमें एक और चीज हो सकती है कि जैसे मैंने रेंज लिखा और मैं लिखा 1,11, +2, तो देखिए स्टेप साइज मैंने 2 का कर दिया। मतलब क्या होगा, पहले आएगा 1, 3, 5, 7, 9। 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 9 + 2 11 होते हैं और 11 मैंने लास्ट नंबर लिखा हुआ है, तो लास्ट नंबर लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये इंक्लूड नहीं होने वाला है। तो आंसर कितना आएगा 1, 3, 5, 7, 9। तो मेरे ख्याल से पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रेंज फंक्शन आपका काम करता है। फटाफट से इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको क्लैरिटी देगा आगे आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में। तो अब चलते हैं हम लोग आगे वापस से अपने फॉर लूप की तरफ और देखते हैं ये फॉर लूप किस तरीके से काम करता है रेंज फंक्शन के साथ। रेंज फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम यहां लिख रहे हैं फॉर आई इन रेंज। हम लोगों ने फिर से एक वेरिएबल ले लिया आई, हमने लिख दिया रेंज, और रेंज में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां लिखेंगे 1,6, ओके, +1। तो एक बार जो मैंने आपको बोला अभी उसको हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं कि होता क्या है। तो हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 1,6, +1, तो दैट मींस 1 to 5 लूप चलेगा, 6 इंक्लूड नहीं होने वाला। प्रोग्राम को देखिए रन करते हैं, देखते क्या होता है, ये देखिए। सो आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला मैंने कर दिया इसको 11 और यहां लिख दिया +2। ओके, प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए क्या आया 1, 3, 5, 7, 9। इसका मतलब क्या हुआ कि लूप चल रहा है 1 से लेकर 10 तक, लेकिन 10 नहीं आ सकता क्योंकि आप +2 कर रहे हो, सारे के सारे जितने भी आएंगे ऑड नंबर्स आने वाले हैं। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर मैं यहां पर कोई भी स्टेप नहीं डालता तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज +1 का कंसीडर किया जाता है। तो इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने ओके किया और ये देखिए क्या आंसर आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। मतलब पूरा जो सीक्वेंस है ना 1 to 10 सारे नंबर से प्रिंट करके दे रहा है। ओके, अब यहां पर एक और चीज है, एक चीज और है कि अगर मैं यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू हटा दूं तो क्या होगा। देखिए रेंज फंक्शन में अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू ही हटा दूं तो देखते क्या होता है। ओके, अब देखिए प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं तो देखिए क्या होगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू 0 कंसीडर की जाएगी। ओके, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 कंसीडर की जाएगी और उसके बाद ये पूरा का पूरा लूप चलेगा अप टिल 10, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है 11 लिखा हुआ है। ओके, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। हम लोगों को रेंज फंक्शन के बारे में भी पता चल गया और सीक्वेंसेस के बारे में भी पता चल गया। ओके, अब यहां पर एक और चीज समझ लेते हैं कि रेंज फंक्शन उल्टा कैसे काम करता है। तो उल्टा चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम बड़ा नंबर रखेंगे सबसे स्टार्टिंग में, तो जैसे मैंने लिख दिया 10, छोटा नंबर लिखेंगे हम लोग सेंटर में क्योंकि एंडिंग छोटे नंबर पे करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है ना, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं, -1। माइनस में लिखना इससे जरूरी है क्योंकि ये रिवर्स इंडेक्सिंग में काम करेगा। अब +1 लिख दोगे तो रेंज कहां बनेगी, रेंज तो बन ही नहीं पाएगी क्योंकि 10 + 1 11 होता है, 1 की तरफ तो जा नहीं पाओगे आप लोग। तो अभी हम लोग प्रोग्राम को अगर फिर से रन करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये देखिए क्या आया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 1 इंक्लूड मैंने बोला था नहीं होगा, अगर 1 को भी इंक्लूड करना है तो इससे एक छोटा नंबर डालना पड़ेगा, डाटा 0। अब प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आता है। इट इज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। तो अभी 0 लिखा तो 1 भी इंक्लूड होगा। ओके, तो मुझे लगता है इतने प्रोग्राम्स, इतना प्रोसेस काफी है जानने के लिए फॉर लूप की वर्किंग। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहां पर एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम लिखें और किसी एक पर्टिकुलर चीज को, जैसे मैं कोई नाम है, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर या पाइथन को मैं लिखना चाहता हूं 10 टाइम्स, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज 1,11, ओके, और प्रिंट में करना चाहता हूं कि वी आर लर्निंग पाइथन। ओके, तो इस तरह से मैंने पूरा प्रोसेस लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, प्रोग्राम को रन करेंगे ना
तो ये देखिए क्या होने वाला है, ये देखिए तो क्या हुआ, आउटपुट क्या आया, वी आर लर्निंग पाइथन को 10 टाइम्स लिख के दे रहा है आपको। अगर आप चाहते हैं इस सीक्वेंस को नंबरिंग करना तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, आई लिख देता हूं। देखिए आई क्या करेगा, आई एक पूरी की पूरी सीक्वेंस में काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से शुरू होगी और एंडिंग कहां पर होगी, 10 पे होगी। तो क्या करेगा, पहले आई के लिए 1 होगी तो ये प्रिंट करेगा 1 वी आर लर्निंग पाइथन। फिर आई के लिए हो जाएगी 2 तो 2 वी आर लर्निंग पाइथन। देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका, ये देखिए तो आउटपुट क्या आया, 1 वी आर लर्निंग पाइथन, फिर 2 सेम आउटपुट, 3 4 5 6 7 8 9 10 वी आर लर्निंग पाइथन। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। ओके, अब आपके लिए कुछ टास्क है, ठीक है, मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूं और जो टास्क है वो रहा ये आपके सामने है। आप लोग इस टास्क को देख लीजिए ध्यान से और इस टास्क को आपको करना है, खुद से प्रैक्टिकली करना है। ओके, तो ये जो होमवर्क मैं आपको देता हूं ना, इसका मतलब यही है कि ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, आप देख सकें कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, खुद से एक बार इसको प्रैक्टिस करें। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहेगी तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, चलते हैं अब वापस अपनी मेन स्क्रीन पे। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इस वीडियो ने आपके सारे जो डाउट्स हैं ना फॉर लूप से रिलेटेड वो सारे क्लियर कर दिए होंगे अच्छे से और आपको समझ आ गया होगा किस तरह से फॉर लूप काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर लूप के क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पर फॉर लूप और जो इफ कंडीशन है ना, उन दोनों को मिला के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने इफ कंडीशन की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके वापस से देखिएगा उस वीडियो को ताकि इफ कंडीशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर फॉर लूप के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग भी अपने लैपटॉप्स को ओपन कर लीजिएगा, पैरेलली करते रहिए साथ साथ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी इसको करते रहिए, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।